ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। अब प्रीवियसली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू कैन सी नाउ, डिज़ाइन एक्टिविटीज़ आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। सो डिज़ाइन एक्टिविटी में देखो क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस किया हुआ है। सबसे पहले द लिस्ट ऑफ 5 डिज़ाइन एक्टिविटीज़। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट कलेक्शन। देन उसमें से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिव्यू करेंगे। देन कुछ चीज़ें अगर मिसिंग है तो उसके हिसाब से आपको रिविजन करना है ऑफ योर एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। ठीक है। देन प्रोडक्शन मतलब डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, वो सब आएगा। डिप्लॉयमेंट ऑन द क्लाइंट साइड, इम्प्लीमेंट करेंगे। देन वही सेम चलेगा। देन अभी आप वापस अगर उसको जो इम्प्लीमेंट किया आपने, उसमें क्या चीज़ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा चीज़ अगर फेल हो गया, कौन से फंक्शंस अगर फेल हो गए तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ये रिस्क एनालिसिस या असेसमेंट होगा। एंड सेम सर्विस डिजाइन पैकेज जो है ये चलते रहेगा। सो दिस आर द डिजाइन एक्टिविटी जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अभी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट कलेक्शन, ensure that all business requirement and service provider requirement and technical requirement ये सारे क्लियरली डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सर्विस रिक्वायरमेंट मतलब क्या फंक्शंस या क्या ऑप्शंस हम लोग देने वाले हैं। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या आएगा कि हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि ओके वी हैव अ राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स, और वो कुछ चीज़ें जो है वो जो वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली सेम हम लोग कॉपी तो नहीं करेंगे, बट दे आर प्रोवाइडिंग सम फंक्शंस इन अ यूनिक वे। तो आपको भी ऐसे कोई फंक्शंस या सर्विस प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अदरवाइज जो लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे, जो और बेटर वे में प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें वहाँ पे ही जाएंगे। गेटिंग। सो एक ये हो गया। उसके साथ में आपको ये देखना है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, मिनिमम आपका जो सॉफ्टवेयर हो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे, मिनिमम इंटरनेट पे वर्कआउट होना चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो कि बहुत बार इट माइट पॉसिबल कि सर्टेन चीज़ें जो है, सर्टेन सॉफ्टवेयर जो है वो सपोज मोबाइल से लोग वर्कआउट करते हैं, लेकिन सारे इसमें ऐसा नहीं होता है। लाइक if I'm working or if I'm dealing in something big, so वो टाइम पे there not going to be a case जहाँ पे मैं ये सेम काम मोबाइल से करूँगा, like in such examples। अब देखो ये दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अंदर सिनारियो इज डिफरेंट। ये जो इंडिकेशंस है, ठीक है, ये सेम इंडिकेशंस मैं मोबाइल पे इतना इजीली देख नहीं पाऊंगा। तो वो टाइम पे आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फ्रॉम या थ्रू माई मोबाइल और यूजिंग माई मोबाइल फॉर दिस टाइप ऑफ सिनारियोज, जहाँ पे ये इतना क्लियर इंडिकेशन। यहाँ पे अगर मुझे कोई इंडिकेशंस अगर डालने हैं, सपोज लाइक दिस, इफ आई वांट टू ऐड सम इंडिकेशंस, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड दोज इंडिकेशन, तो ये जो इंडिकेशंस है ये इंडिकेशन इतना इजीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ से वो इतना इजीली मुझे प्रोवाइड नहीं होगा। सो वो टाइम पे मैं वो सेम चीज़ें मोबाइल पे नहीं करूँगा, मैं कहाँ पे करूँगा, लैपटॉप पे करूँगा। सो आप देखो कि आपको सर्टेन चीज़ें मोबाइल पे देना तो पड़ेगा, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि सर्टेन टाइम पीपल माइट वर्क ऑन मोबाइल, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड फोकस मोर ऑन अ कंप्यूटर, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे आप जो मोबाइल पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़े जो बिजनेस रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप से ही आएंगे। दे आर हैंडलिंग ऑन थ्रू दोज डिवाइसेस ओनली। सो यहाँ पे द कंपैरिजन या डिफाइनिंग की कि कौन कहाँ से क्या फंक्शन यूज करेंगे, वो डिफाइन करना, वो गेस करना बहुत डिफिकल्ट है। सो बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, आपके मेन रिक्वायरमेंट क्या है, द फंक्शंस विच आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम मोबाइल एंड वाइस वर्सा, है ना। देन रिव्यू एंड रिवीजन इन द डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि ओके हम लोगों ने देखा कि कोई डिज़ाइन प्लान आर्किटेक्चर पॉलिसीज में चेंज हो गया। अब पॉलिसीज में चेंज होने का मतलब क्या है, आप देखो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर एक साथ कहीं पे टूट पड़े है ना, मतलब दैट्स अ ट्रैप। सो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, अब वो हर एक इन्वेस्टर्स को अलग से नहीं बता सकते। लाइक वी हैव सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब वो हर किसी को इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं कि वन शुड नॉट बी इन अ ट्रैप ऑफ
such penny stocks या in some business जहाँ पे एक साथ बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग आ रहा है, तो वो टाइम पे they will convey their message to this डीमेट अकाउंट्स के जो होल्डर्स रहेंगे उनको, like for this companies, and those companies will pop up one message here. ठीक है, those companies will be popping up a message here जहाँ पे they will inform me कि okay, if we are dealing in such stocks, then there are highly chances कि you might lose your money, या this trading account itself won't allow कि आप यहाँ पे ये कुछ चीजें नहीं कर सकते, this is temporary blocked from the authority side. So क्या हो गया, we are saving people. So इसका मतलब क्या है, we are conveying or we are following the decisions या policies. प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो इससे क्या हो गया कि अगर किसी का प्रॉफिट अगर नहीं हुआ, ठीक है, वो टाइम पे he'll think कि ओके मैं दूसरा कोई यूज करना था, लेकिन अगर किसी का लॉस बच गया ना, तो दैट टाइम he'll say कि ओके अच्छा हुआ मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया. सो प्रोडक्शन मेंटेनेंस, उसमें क्या आईटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आपका एसडीएलसी वाले स्टेप्स है. तो अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किए. सर्विस डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, डिजाइन सर्विस सोल्यूशन, सर्विस मैनेजमेंट एंड टूल्स, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, प्रोसेसेस एंड अग्रीइंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड बजट, कितना एक्सपेंडिचर होगा. तो डिजाइन सर्विस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू एंश्योर दैट द सर्विस सोल्यूशन मीट द डिजायर्ड बिजनेस नीड्स एंड आउटकम्स. सो अभी मैंने आपको जो बताया उसके हिसाब से आपको क्या समझा, व्हाट आर द बिजनेस नीड्स, एंड आइडिया मिल गया. फंक्शनल, मैंने आपको बताया वो सारे फंक्शंस थे. नॉन फंक्शनल, डेटा वहां से रियल टाइम पे कैच करना, उसको कहीं डेटाबेस में स्टोर करके रखना, देन बैकएंड में अलग से कोई सर्वर्स हैंडल करना जो ये स्मूथ बैंडविड्थ प्रोवाइड करके रख सके, है ना. और बाकी बहुत सारे ऐसे नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो है वो वहाँ पे बैकएंड में काम करेंगे हम लोग के, ऑफ कोर्स. एंड देन सेम वे, अगर मैं कोई पैसा अगर यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ या उसमें से मेरे अकाउंट में आना चाहिए, लास्ट में आप सपोज कि आज मुझे 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो same should be credited in my account, and if I'm on lose on 10-20,000, तो that should be deducted from my account, और जिसको प्रॉफिट हुआ है उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट होना चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग कि एज पर द गाइडलाइंस, अब आप देखो कि सेबी जो है दे पुट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ था, देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व ऑन अ ट्रेडिंग पोर्टल, तो वो नाउ गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लिमिट ऑन दिस. लिमिट कैसे आ गया, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इफ आई एम ऑन डेली बेस, इफ आई बाय और सेल सम शेयर्स, सो जैसे अब देखो यहाँ पे अगर इफ दिस इज वन शेयर, अब इसको अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई बाय 100 या 1000 शेयर्स जस्ट फॉर अ वन डे, तो आप देखो कि मेरा मार्जिन जो है वो कितना कम हो गया. ठीक है, दिस इज जस्ट माय मार्जिन. एंड उसी को अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर परचेस कर रहा हूँ, सो दिस इज माय मार्जिन. सो आप देखो दो नंबर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है. तो अब क्या होता है, जब अगर मैंने ये यहाँ पे ये कम मार्जिन में मैं ज्यादा बड़े क्वांटिटी में डील कर रहा हूँ, तो अब अगर प्रॉफिट होगा वो भी बड़ा होगा, लॉस होगा वो भी बड़ा होगा, है ना. सो व्हाट सेबी इज डूइंग फॉर नाउ कि इफ आई हैव ट्रेडेड ऑन दिस शेयर एंड उसमें से मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, नाउ दैट प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड इन माय अकाउंट, और वो जो है वो मैं आज या एक दो दिन के लिए यूज नहीं कर सकूंगा जब तक फाइनल सेटलमेंट ना आ जाए. गेटिंग. सो पहले क्या था कि ये जो स्टॉक ब्रोकर्स थे, मतलब यहाँ जिनके थ्रू ये अकाउंट ओपन है, दे आर प्रोवाइडिंग इनफ मार्जिन टू यू, जिससे आप बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग कर सके. तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा वो भी बड़ा होगा, लॉस होगा वो भी बड़ा होगा. सो नाउ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर गवर्नमेंट और सेबी specifically has put a strong restriction on this कि okay, this is the only margin which should be provided from the main company, and उसमें भी अगर किसी का ये प्रॉफिट या कुछ हो रहा है, that should be reserved उनके अकाउंट में आफ्टर 2 days जो है, आफ्टर 2 बिजनेस साइकिल्स जो है वो वहाँ पे डिलीवर होगा. सो वो क्या हो गया, वी आर लिमिटिंग ऑन यू अमाउंट. तो उससे क्या होगा कि आपको अगर ज़्यादा पैसा भी है, सो यू विल नॉट यूज द यू वांट यूज द होल मनी, क्योंकि आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर. सो वी आर सेविंग द मनी ऑफ आवर पीपल दैट वे. सो
दैट इज समथिंग विच इज द पार्ट ऑफ ITSM, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ. Then next is service management system tools. Aim of this is to ensure consistency with other service and guarantee that the supporting and dependent service are capable. बराबर है. Technological architecture क्या रहेगा? Ensure techno architect and management that are consistent with the new service and are suitable to operate and maintain. सिंपल. अब ये देखो, ये सारे जो पॉइंट्स है ये ऑलरेडी मैंने आपको एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. सो अब ये बार बार मैं इंडिविजुअली आपको बताऊं प्रोसेसेस क्या रहेंगे. अग्रीइंग टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अगर हम लोग ऐसे कोई सॉफ्टवेयर के साथ बात डील कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं. और ये जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. मतलब कंटिन्यूअसली इसमें चेंजेस होंगे, एडिशन होंगे, अपडेशन होंगे, वापस मॉडिफिकेशंस होंगे, ये कंटिन्यूअस चलने वाला है. सो रीवैल्यूएट एंड कंफर्म द बिजनेस बेनिफिट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अब देखो कि जहाँ पे मैं 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग ओनली वन सॉफ्टवेयर. सो क्या हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गया ना, गेटिंग, और भी मैं कोई बेनिफिट्स दे रहा हूँ. सो वो मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा है. एंड यूजर्स या कंज्यूमर्स या कस्टमर्स मेरे बढ़ गए. दैट्स सिंपल थिंग. देन नेक्स्ट इज सबसिक्वेंट डिजाइन एक्टिविटीज. सो यहाँ पे क्या बोला, सर्विस स्टेजेस कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट एक्टिविटी: एनालाइजिंग, documenting and agreeing on the requirement, designing service solution, evaluating alternate business solution, preferred solution and finally developing it. So ये basic वही है. evaluate करेंगे, evaluation मतलब check करो हम लोग के पास कोई alternate solution available है क्या. So अब देखो हम लोगों ने जो चीज़ प्रोवाइड किया उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हाँ 3 फंक्शंस जो मैं अलग अलग प्रोवाइड कर रहा था उसकी जगह पे तीनों को एक ही विंडो में डाल दो. सो जिससे क्या होगा, आपका चीज़ें जो है वो और बेटर हो जाएंगे. सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड कंप्लीटिंग देयर टेंडर प्रोसेस. देन नेक्स्ट आपको क्या बोला, इवेल्युएटिंग एंड रिव्यूइंग द सप्लायर रिस्पॉन्स, है ना. सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड सप्लायर, ये सारी चीज़ें चलेंगे. कॉस्टिंग कितना होगा ये हम लोग देखेंगे. प्रोक्यूरमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, कंप्लीटिंग ऑल नेसेसरी चेक्स एंड प्रिफर्ड सप्लायर कौन है, कितने टाइम में आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है वो हम लोग देखेंगे. न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को भी सूटेबल है क्या, पॉलिसीज जो ऐड कर रहे हैं वो भी प्रॉपर है क्या. एंड नेक्स्ट थिंग कि हम लोग कहाँ पे कौन से कंट्री में ये सेम सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला है, उनके टर्म्स कंडीशन, उनके गवर्निंग रूल्स क्या है, लॉ क्या है, उसके हिसाब से ये सेम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन शुड मैच. Then developing a service solution. This activity includes converting the service design into a plan for development and implementation. Strategy to be adopted for development and purchase of solution. Then resources required while implementing, taking into consideration IT infrastructure, facility, correct personal skill in order to deliver the service. Simple. Then next is design constraints. Okay, तो design constraints में क्या बोला? Design constraints must always be identified, documented and considered while designing the service solution. Primary constraints, constraints मतलब condition हो गया, that determines the boundaries of the service solution design. कि ये लिमिट है, यहाँ तक तो आपको ये सेम सर्विस में प्रोवाइड करना है. वारंटी ऑफ द डिजायर्ड बाय कस्टमर, कि अगर मैं ये यूज़ करूँगा, मैं अभी लाइव अगर यूज़ कर रहा हूँ सो कितना वो आप देखो कि उसका रिलायबिलिटी कितना है. तो रिलायबिलिटी जितना प्रॉपर रहेगा, वी कैन से वारंटी डिजायर्ड बाय द कस्टमर वाज आल्सो अचीव्ड और वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट. क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड कंपैरेटिव यूनिट कॉस्ट. बराबर है. तो फाइनेंशियल पार्ट कितना है और उसके साथ कंपैरेटिव यूनिट्स आपको कितना ऐड करना पड़ेगा. और ये कंपैरेटिव किसके थ्रू कंपैरिजन होगा, राइवल्स, आपके बिजनेस आइडियाज, ये सब के साथ में. Budget might be insufficient for selected or preferred solution. Therefore, a cheaper alternative service would have to be identified and agreed with the business. Another important constraints क्या बोला is related to copyright, patent and trademark. Copyright क्या होता है हम लोगों को सबको पता है, basic copyrights आपने सुना ही रहेगा. कॉपीराइट्स का मतलब होता है जैसे मूवीज के ऊपर कॉपीराइट्स होते हैं. इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो अब इसके ऊपर मेरे भी कॉपीराइट्स रहेंगे बिकॉज दिस वीडियो बिलोंग्स टू मी. तो अगर कोई बिना परमिशन ये यूज करता है देन आई कैन क्लेम ऑन दैट पर्सन. अगर मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया उसका कोड मैंने लिखा हुआ, आपने वेबसाइट्स पे भी देखा रहेगा नीचे कॉपीराइट्स के आइकन्स डालते हैं. अब कोई एक वेबसाइट्स पे अगर वो कॉपीराइट के आइकन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है. बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर कॉपीराइट होते ही है.
आप आइकन्स डालो या नहीं डालो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रिमेंबर दिस, पेटेंट मतलब यूनिक आइडियाज। जैसे आप देखो कि हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स अभी कोई यूज नहीं कर रहे थे, सडनली द इलेक्ट्रिक कार कंसेप्ट केम इन पिक्चर, तो अभी क्या हो गया, दैट इज द पेटेंट। मतलब अभी तक हम लोग कोई इलेक्ट्रिक कार यूज नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रियल में किसी ने अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करके बताया जो पहले हम लोग नहीं कर रहे थे, तो वो जो आइडियाज है दोज आर द नॉन ऑब्वियस आइडिया। नॉन ऑब्वियस मतलब ऐसा नॉर्मल हम लोग लाइफ में नहीं कर रहे थे जैसा अभी कर रहे हैं, सो वो उसको हम लोग पेटेंट अलॉट करेंगे। अब पूरे कार को पेटेंट अलॉट नहीं होगा, पेटेंट किसको अलॉट होगा, ओनली टू द डिजाइन, सॉरी ओनली टू द इंजन जो इलेक्ट्रिक है। बाकी का जो कार का जो क्लच गियर स्टेयरिंग है सीट्स है, आप उसके अंदर अगर एयरबैग डालेंगे, ये तो ऑलरेडी बाकी सब कार में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सो याद रखो, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डायरेक्ट पेटेंट नहीं मिलता है। इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो उसके ऊपर पेटेंट मिलता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर पेटेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो कॉपीराइट्स, मैंने कोई एक कोड लिखा है, मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर मेरे कॉपीराइट्स रहेंगे, आप बिना परमिशन वो सेम कोड यूज नहीं कर सकते। दैट्स फर्स्ट थिंग। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है कि आपका जो सोर्स कोड रहेगा उसके ऊपर कॉपीराइट्स रहेंगे आपके या जिसने डेवलप किया। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने कोई कंपनी के लिए डेवलप किया है और वो कंपनी ने अगेंस्ट में मुझे पेमेंट दिया हुआ है, देन दैट उसके ऊपर किसके कॉपीराइट्स रहेंगे, कंपनी के रहेंगे, मेरे नहीं रहेंगे वो टाइम पे। ओके, नाउ आप ये जो एक प्रोजेक्ट बना रहे टीवाई का, वो आप कॉलेज को हैंड ओवर करेंगे, तो जो एक कॉपी आपने कॉलेज को हैंड ओवर किया है, उसके अगेंस्ट कॉलेज जो है वो आपको इवेल्युएट करेगा। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम आपने जो सबमिटेड, आपका जो सबमिटेड ब्लैक बुक है, आपका जो सबमिटेड प्रोजेक्ट का सीडी है, वो कॉलेज जो है वो उसको दूसरे स्टूडेंट को समझने के लिए दे सकता है। ठीक है, वो टाइम पे कॉलेज के भी राइट्स रहेंगे उसके ऊपर। इसके लिए तो कॉलेज बोलता है ना, एक कॉपी आप कॉलेज को सबमिट करेंगे और एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे। ट्रेडमार्क बहुत सिंपल है, ट्रेड करने के लिए मार्क हम लोग जो यूज करते हैं। इफ द कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ यूज्ड फॉर द डिजाइन मस्ट बी डन विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर मैं ऐसा कोई यूज कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात है ये। Thus, while fulfilling this constraints, there might be a variation between the desired service solution and possible service solution. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब देखो बहुत बार है ना हम लोग यूज करते हैं सर्टेन चीजों को, अब आपने वहां से परमिशन लिया है कि नहीं, और उसके साथ में आपका सॉफ्टवेयर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सपोज इफ आई टाइप मेक माई ट्रिप, अब देखो मेक माई ट्रिप पे अगर मैं जा रहा हूँ, सो यहाँ पे अभी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रेडमार्क्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं सर्च कर रहा हूँ फ्लाइट्स, ठीक है, फ्लाइट्स में सर्च कर रहा हूँ। सो फ्लाइट्स जब मैं सर्च करूंगा, आपको यहाँ पे देखो वो क्या बता रहा है, इंडिगो इसका ट्रेडमार्क आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेडमार्क ऑफ स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया, एयर एशिया, है ना। सो ऐसे अलग अलग जो एयरलाइन कंपनीज है उनके यहाँ पे लोगो आ रहा है। अब ये जो लोगो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेडमार्क्स हम लोगों ने मिसयूज किए। दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ से अगर मैं व्यू प्राइस करूंगा, फ्लाइट अगर बुक भी कर रहा हूँ, सो ये जो फ्लाइट बुक हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वी हैव अ मिडिल पर्सन, और वो मिडिल पर्सन कौन है, मेक माई ट्रिप, जिसके थ्रू मैं ये फ्लाइट जो है वो बुक कर रहा हूँ। एंड वो आपको फिल्टर आउट करके बता रहा है कि कौन आपको चीपेस्ट प्राइस प्रोवाइड कर रहा है और कौन उससे एक्स्ट्रा प्राइस प्रोवाइड करेगा या ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, है ना। सो ये वे में वो आपको कन्वर्जन करके बता रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोट्स में आपको क्या दिया हुआ है, देखो नोट्स के अंदर दे हैव गिवन वन पॉइंट कि जहाँ पे आपको क्या बोला है, fulfilling the constraint there might be a variation between the desired service solution and possible service solution. It's same point of okay, hi, hello, am I audible? तेरे साथ में। Yes, sir. या ओके, थोड़ा इंटरनेट का इशू है आज।
सो यहाँ पे देखो, अभी आपको क्या बोला है कि अगर मैं किसी के ट्रेडमार्क या कुछ यूज कर रहा हूँ तो मुझे प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अब मेक माई ट्रिप ने यहाँ पे जो अपने अलग अलग कंपनीज के ट्रेडमार्क आपको दिख रहे हैं, सो ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू अ वे जहाँ से आप वो कंपनीज के या वो जो एयरलाइंस है उनके टिकट्स बुक कर सकते हो। सो यहाँ पे वो अपने बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए तो सिर्फ वहां पे कन्वीनियंस बना रहे, लेकिन बिजनेस उसमें साथ में किसका हो रहा है, जो जिनके ट्रेडमार्क्स या जिनके फ्लाइट टिकट्स या फ्लाइट रेट्स वहां पे डिस्प्लेड किया है उनका। तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रेडमार्क का। ऐसे बहुत सारे साइट्स आपने देखे रहेंगे जिसके ऊपर हम लोग ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं। हाँ, पहले ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज के टाइम पे कंपनी समझते हैं कि अगर मैं कोई एक ऐसा ट्रैवलिंग टाइप का अगर कोई एक पेज या ऐसा कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप अगर बना रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं ऐसे कोई लोगोज या कुछ डालूंगा तो उसमें वो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे क्लाइंट्स तो आएंगे ही, लेकिन मैं उनको फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। सो वहाँ वो स्पेसिफिक प्लेस पे जाने के लिए जो फ्लाइट्स अवेलेबल है उनके मैं ऑप्शंस यहाँ पे दे देता हूँ, विच इज अ ओपन डेटाबेस विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दैट कंपनी साइट। अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा है ये जो डेटा है ये कहाँ से मिला है मुझे, ये कंपनी से ही मिलेगा ना मुझे। अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्लाइट्स अभी अवेलेबल है कौन से नहीं है और उसके रेट्स क्या है। ये मैं अलग से जाके मैं मैन्युअली थोड़ी फीड करूंगा। आप देखो ये जो फ्लाइट रेट्स जो होते हैं दे आर फ्लक्चुएटिंग एवरी नाउ एंड देन। सो अगर यही सेम प्राइस अगर मैं 2 दिन के बाद अगर मैं वापस यहाँ पे विजिट करूंगा ना, सो दिस प्राइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। गेटिंग। और यही सेम चीज अगर मैं एक हफ्ते पहले अगर चेक करूंगा, सो दिस माइट बी डिफरेंट। सो इसका मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं कि प्राइजेस जो है आप जितना पास के टिकट्स या फ्लाइट्स बुक करेंगे उतने प्राइजेस ज्यादा रहेंगे, ये देखो। और आप जितने दूर के फ्लाइट्स बुक करेंगे उतने आपके प्राइजेस जो है वो कम होता है। सो जैसे अगर मैं 17 फेब का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब आज 11th का अगर मैं बुक कर रहा हूँ, मतलब आज अगर सपोज 9th है, 10th एंड 11th मतलब बहुत पास का फ्लाइट है, सो उस दिन का एंड 10th का आप देखो दोनों के प्राइजेस जो है वो काफी हाई है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं दूर के कोई फ्लाइट्स अगर बुक कर रहा हूँ, सो उसके रेट्स अगर आप देखेंगे ना तो उसके रेट्स आपको और थोड़े कम मिलेंगे, है ना। सो देखो अभी 17 से जो है ना वो प्राइजेस जो रेट्स जो है वो कांस्टेंट है, और उसके बाद में वापस रेट्स जो थोड़े कम हो रहे हैं वो कभी हो रहा है, यहाँ पे देखो 23rd से सॉरी 24th से वापस रेट्स जो है वो थोड़े डाउन जा रहे हैं। मतलब ये क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना प्राइस। और उसमें भी आप देखो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे आप देखो अभी उत्तराखंड में जैसे प्रॉब्लम हुआ, सो इट माइट पॉसिबल कि वो टाइम पे वहाँ के सर्टन जो फ्लाइट्स है वो हम लोगों ने कैंसिल किया। सो जब अब वो फ्लाइट्स अगर मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ तो दोज फ्लाइट्स विच इज कैंसल्ड फ्रॉम इंडिगो या फ्रॉम गो एयर या किसी के भी साइड से, तो वो यहाँ से भी जाने चाहिए ना। अगर मैं मैन्युअली ये टेबल बना के ऐड करूंगा तो जब तक मैन्युअली मैं डिलीट नहीं करूंगा वो जाएंगे नहीं, और मैं कितने बार चेक करूंगा कि कौन से फ्लाइट्स अभी आए कैंसिल हुए। तो इसका मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं ये कंपनी से के पास से डेटाबेस जो है उसको यहाँ पे पैच करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सो जैसे ही अगर मैं इंडिगो के डेटा यहाँ पे फ्लाइट डेटा अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो इंडिगो का अप्रूवल ऑटोमेटिक इसमें आ गया, तभी तो उसके डेटा मुझे वहाँ पे अवेलेबल मिले। सेम वे फॉर अदर्स। ओके, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्लेन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इट इज एसेंशियल दैट आईटी सर्विस प्रोवाइडर organization should use service oriented architecture principle that are flexible, reusable and can be shared across many different business process. Key principle क्या बोले, clearly identifying interface and determining the dependency between the service, developing defining service according to prescribed standards। अब ये देखो ये सारे पॉइंट्स बहुत बार डिस्कस किए, सो दैट इज नथिंग न्यू जो मैं आपको अलग से अभी पढ़ के बताऊँ। एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू शेयर्ड सर्विसेज। शेयर्ड सर्विसेज कौन से है, अब देखो यहाँ पे ये जो फ्लाइट्स के डिटेल्स जो है, दिस आर द शेयर्ड सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एयरलाइंस। जो आपको अलग अलग जो पैकेजेस के ट्रैवलिंग के साइट्स है ना वहाँ से आपको ये सेम सर्विसेज मिलेंगे, ये सेम डिटेल्स मिलेंगे। अब सपोज इंडिगो ने अपने ये जो डिटेल्स है जो वो सबको प्रोवाइड कर रहा है सारे ट्रैवल इंडस्ट्री को, अब सडनली अगर इसमें चेंज किया तो ये पोर्टल पे जो प्लेस पे हम लोगों ने इसके डिटेल्स ऐड किए हुए हैं वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना।
तो उनके वेबसाइट के ऊपर तो उन्होंने किया है, उनके वेबसाइट के ऊपर तो उन्होंने ये सेम चेंजेस किए हैं, लेकिन जब वो सेम चेंजेस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जब ये सेम डेटा आप शेयर कर रहे हैं फ्रॉम ऑन डिफरेंट पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स एज वेल, तो वो टाइम पे क्या होगा, जहां जहां पे आपके चेंजेस हुए हैं वहां पे, और प्लस जहां पे वो एक्सेस कर रहे हैं डेटा, वहां पे भी तकलीफ हो जाएगा। अब ये मेरा लेआउट अलग है, आपने डेटा जो फॉर्मेट चेंज कर दिया उसके बाद इसका लेआउट चेंज हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी अ मिसमैच फॉर माय वेब पेज और फॉर दिस स्पेसिफिक पोर्टल। सो क्या होगा, आधे डिटेल्स फ्लाइट्स के यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं, है ना। सो इसके लिए जो चेंजेस है वो इतने सिंपल नहीं रहते, डेटाबेस में चेंजेस इतने सिंपल नहीं रहते। आप जब एक बार कनेक्ट करते कहीं पे, तो हम लोग इतना इजीली या फ्लेक्सिबली वो चेंजेस ऐड नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे प्लेसेस पे वापस चेंज करना पड़ेगा। सो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, समझना है कि आप कहीं पे अगर चेंज करेंगे तो वो सेम डेटा, जैसे अगर फ्लाइट्स का जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है या डेटा हम लोग दे रहे हैं, उसमें अगर मैं चेंजेस करूंगा तो वो कौन से अलग अलग पोर्टल पे यूज हो रहा है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, और उनका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा ये भी हम लोग को देखना है। सो एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड बाय ऑल आईटी स्टाफ मेंबर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन लैंग्वेज एंड इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ द न्यू और चेंज सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस सर्विस मैनेजमेंट। क्या बोला है, देखो, focus on business process support and business value provided is a fundamental principle of ITSM, बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिजनेस विल फोकस ऑन आईटी सर्विस मैनेजमेंट इनेबल्ड एट आईटी सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अलाइनमेंट ऑफ आईटी सर्विस प्रोविजन, बिजनेस गोल्स के साथ में अलाइन होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। अब कौन से सर्विसेज या एक्टिविटीज आपको पहले बताना है, किसका अर्जेंसी ज्यादा है या कौन से ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे और उसको हम लोग पहला डेवलप करने की ट्राई करेंगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, जैसे अभी आपको यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पहले अगर मैं जब अगर ऐसे कोई साइट्स पे जा रहा था, ठीक है, पहले जब मैं ऐसे कोई साइट्स पे जा रहा था तो मुझे अलग अलग दो विंडो ओपन करना पड़ता था, या दो अलग अलग प्राइसेस ओपन करने पड़ते थे, वन फॉर दिस BAC, वन फॉर दिस NAC। देन अगर मुझे वापस यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे अगर मुझे ये ऐसे लेना है, तो अभी 5% एंड 10% इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता था, और टोटल मार्जिन या पैसा कितना होगा उसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता था। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीजें हम लोग एक ही लोकेशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया हुआ है उसका सेम मतलब है कि मल्टीपल फीचर्स या फंक्शंस जो है वो हम लोग एक ही साइड पे ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय बिजनेस प्रोडक्टिविटी। तो पहले अगर मुझे एक ट्रेड कंप्लीट करने के लिए सपोज 10 मिनट लग रहे थे सब कैलकुलेशंस के साथ में, और उतने टाइम में इट माइट पॉसिबल की प्राइस जो है, जो टारगेट प्राइस मैंने बोला था वहां तक पहुंच के वापस आ गया, तो वो क्या हुआ, मेरा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो गया ना। तो बिजनेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आईटी सर्विसेज, supporting the requirement for corporate governance with appropriate IT governance control, वही मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्विस डिजाइन मॉडल। A service design model represents the structure of the service considering all relevant aspect, like अब यहाँ पे देखो क्या क्या एस्पेक्ट कवर करेगा ये, हम लोग असेसमेंट करेंगे तो द बिजनेस ड्राइवर्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है वो, टारगेट्स क्या है आपके, डिमांड्स क्या है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज कितने हैं, मतलब एग्जिस्टिंग के अंदर ही चेंजेस अगर आपको करना है तो स्पेसिफिकली क्या नए रिक्वायरमेंट्स है इसको समझना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। देन स्कोप एंड कैपेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सप्लायर्स, ये देखेंगे हम लोग। मेच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करंटली इन्वॉल्व एंड देयर प्रोसेसेस। सो मैच्योरिटी लेवल हम लोगों ने SPM में पढ़ा था। मैच्योरिटी लेवल का मतलब क्या होता है, अगर एकदम स्टार्टअप कंपनी है तो वो क्या करेगा, जैसे प्रोजेक्ट मिल रहा है जो मिल रहा है वो उठा उठा के बनाते जाएंगे। उससे सेकेंड लेवल पे अगर कंपनी आएगा तो वो क्या करेगा, प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट बना है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस अभी वो आगे वाले प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, उसका थोड़ा कोडिंग वो आगे वाले प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। थर्ड लेवल पे जो कंपनी होता है वो पहले दो कंपनी से थोड़ा बड़ा रहता है, पहले दो टाइप के, जहाँ पे ना तो हम लोग स्टार्टअप है ना हम लोग थोड़ा कम एक्सपीरियंस के साथ में अलग अलग प्रोजेक्ट पे ही सिर्फ वर्क कर रहे हैं। थर्ड लेवल पे क्या होगा, हम लोग अभी अपना अलग से स्टैंडर्ड बनाएंगे क्योंकि ये टाइप का सॉफ्टवेयर है
देन वन शुड सपोज टू फॉलो दिस स्टेप्स, बिकॉज उससे हम लोग का नेक्स्ट लास्ट टाइम प्रोजेक्ट जो है वो बहुत स्मूथ वर्कआउट हुआ था विथ लेस नंबर ऑफ बग्स। देन फोर्थ में हम लोग और प्रोफेशनल लेवल की बात करेंगे। फिफ्थ में हम लोग और उसको मैच्योर बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग बिजनेस पॉलिसीज, कंट्री टू कंट्री कहाँ पे क्या चेंजेस है, उनके लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करेंगे इन आर बिजनेस आइडियाज। सो मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस या आपका जो कंपनी है वो कितना मैच्योर है, कितना प्रॉपर है, वो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व एंड देयर कल्चर क्या है वो। अब कोई सॉफ्टवेयर अगर मैं मल्टीपल कंट्रीज में अगर लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो टाइम पे वहाँ पे हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को या टेक्निकल पर्सन्स को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, या फिर वहाँ के कोई लोगों से हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पे हम लोग वो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ के प्रिंसिपल्स, उनके कोई वैल्यूज जो है वो हर्ट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर कितना भी अगर अच्छा बना रहेगा, लोग फिर भी उसको अपोज कर देंगे। ठीक है, जो सेम चीज आप देखो वो स्नैपचैट के साथ में हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ, अगेन लोगों ने चालू कर दिया यूज करने का। आईटी इंफ्रा, रिसोर्स, एप्लीकेशन, वही सेम पॉइंट से वो घूम घूम के आ रहा है। बजट एस्टिमेशन डालने पड़ेंगे, अदर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, स्टाफ लेवल स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है। अब स्टाफ लेवल स्किल्स, मैं अगर आपको कोई एक टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने बोल रहा हूँ, तो हम लोग के पास, स्टाफ के पास सबसे पहले स्किल्स क्या होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बोल रहा हूँ, आप कोई एक चीज सपोज, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया दिस वन, जस्ट 1 मिनट, देखो। अब यहाँ पे सपोज आई एम सेइंग कि आपको ये जो है ये बना के बताना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सर्टन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ दिस वन, सो अगर मैंने ऐसा कुछ ग्राफ अगर यहाँ पे बताया ना, दिस इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेवलपमेंट्स किए ना कुछ, तो उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न ऐड कर रहा हूँ, देखो ये वाला, ठीक है, दिस इज द पैटर्न विच वी आई हैव एडेड। तो अब ये जो टूल ऐड किया है, दिस इज द फंक्शन, देखो यहाँ पे ये आपका सेटिंग भी है, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका स्टाइल भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, सपोज ऐसा टाइप का अगर मुझे कोई स्टाइल चाहिए, है ना। सो ये देखो बैकग्राउंड में उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। सो ये क्या है, ये हम लोगों ने कोई तो फंक्शंस के बेस के ऊपर, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए लाइंस नहीं जा रहे, ये कोई तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चीज़ अगर डेवलप करना है, तो इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेशन डेवलप करने का मतलब है कि वो आपको सीखना भी पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी डेवलप करेंगे। सो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट बोला हुआ है, क्या बोला है देखो, स्टाफ लेवल स्किल्स, है ना, कौन से लेवल के स्टाफ रहेंगे, उनके स्किल्स क्या है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो अभी हम लोगों ने देखा वैसा टाइप का अगर सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो आपके स्टाफ के पास भी वो स्किल्स होने चाहिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर उनको नहीं आता है, उनको नहीं समझता है, ठीक है, जैसे हम लोग में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको नहीं आता है, हम लोग का वो सब्जेक्ट ही नहीं है, हम लोग का वो मतलब हम लोग का उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग खुद से करेंगे वो बात अलग है। लेकिन आपको जब ऐसे सॉफ्टवेयर में अगर ऐसे फंक्शंस डालने हैं, तो आपका कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। और वो टाइम पे आपको क्या कोड लिखना है, उसके लिए कोई तो आपको ये कैलकुलेशन करके बताएगा, तभी तो आप उसके स्पेसिफिक कोड लिख पाएंगे। और वो कैलकुलेशन बताने के लिए जिसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनके पास से कोई टेक्निकल पर्सन तो होना चाहिए जिनको ये कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है वो पता हो। गेटिंग। तो सॉफ्टवेयर जो स्टाफ रहेंगे उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, वो आप क्या लेवल का सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके हिसाब से डिफाइन होता है। और वो कैलकुलेशंस कोई आपको प्रॉपरली डिफाइन करके बताए, तभी हम लोग उसको करेक्ट वे में डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर मुझे बोलोगे कि ओके ऐसा कोई फंक्शन या फीचर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन या फीचर यू नीड, या फिर लेट्स सपोज ऐसा वाला कोई आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखो ऐसा वाला कोई आपको रिक्वायर्ड है, तो अब ये दो लाइन आया कैसे,
ये तो आने के लिए दिखने के लिए दिख गया। अब मैं बोलूंगा कि ओके कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐसा है तो आप मुझे ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कौन से बेस पे प्रोवाइड होगा, कैसे प्रोवाइड होगा, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। और उसके साथ में ये जो लाइंस मूव हो रहे हैं ये कौन से बेसिस पे हो रहा है, ये जो नीचे बार्स बन रहे हैं ये कौन से बेसिस पे बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि ओके ऐसा कुछ ग्राफ हम लोग को मिलना चाहिए, तो ये जो ग्राफ अगर हम लोग को मिला है ये कौन से बेस पे मिला है ये भी आपको समझ में आना चाहिए ना। बिकॉज अगर ये ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चेंजेस क्यों हो गए, कहाँ पे क्यों है, ये अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन या लॉजिक आप कैसे लिखेंगे, है ना। सो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप चीजों को समझे और वो वे में हम लोग रिप्रेजेंट करें। सो बहुत बार अगर मुझे आइडिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, देन मैं आउटसोर्स कर दूंगा या किसी दूसरा टेक्निकल पर्सन का हेल्प लूंगा। सो दिस असेसमेंट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म for determining an organizational capability and state of readiness for delivering new or revised services. सर्विस डिजाइन प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस कौन से रहेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, सर्विस कैटलॉग मैनेजमेंट है। अ सर्विस कैटलॉग स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट with accurate information of all active services in service operation phase. Like first आपको क्या बोला है, SCM service catalog management process providing and maintaining accurate info on all services that have been transitioned or are being transitioned into a live environment. डेवलप तो कर दिया, जब अगर हम लोग लाइव कर रहे हैं उसको तब उसका बिहेवियर कैसा है ना। और उसका प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, रियल टाइम में जब वर्कआउट हो रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे ये जो प्राइजेस जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दिस प्राइजेस शुड बी रियल टाइम। अगर ये रियल टाइम प्राइजेस नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, अगर ये प्राइसेस अगर प्रॉपर नहीं रहेंगे दिस विल क्रिएट अ लॉट अ बिग सो मेनी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द यूजर्स एंड यूजर्स। सो दिस प्राइस शुड बी प्रॉपर, तभी तो हम लोगों को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैक्सिमम कितने टाइम तक का, कितना लिमिट तक का डेटा हम लोग डालेंगे। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके दिस इज द डेटा विच वी हैव, सो अब कितना पुराना डेटा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे, 10 साल 20 साल। सो अगर मुझे सालों से अगर उसका ट्रेंड अगर चेक करना है, किसी को अगर चेक करना है तो उनके पास वो टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या बताया, देखो स्टार्टिंग 2003 से ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। देखो यहाँ पे ये जो बना है कब का है, ये 2003 का है। अब वो जो टाइम है उसका मेरे पास कौन से टाइप का डेटा अवेलेबल है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। सो वो टाइप का कौन से टाइप का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, सो वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि वो टाइम पे आप मुझे कौन से टाइप का डेटा बता रहे हो, तो वहां पे वो टाइम पे उसका ट्रेंड क्या था। सो ये सब अगर आप देखेंगे सो ये क्या हो गया कि कोई एक इंफॉर्मेशन मैं वहां पे रियल टाइम पे कैच कर रहा हूँ एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे आपका डेटा वेयरहाउस जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि पुराने इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ट्रांजिशंस होंगे आपके, ट्रांजिशंस और आर बीइंग ट्रांजिशनड इनटू अ लाइव एनवायरनमेंट। कोई एक चीज जो रियल हो रहा है उसको हम लोग लाइव में कन्वर्ट करके वहां पे चेक करेंगे वो कैसा बिहेव करेगा। एंड आप देखो कि नॉर्मली हम लोग के थोड़े बहुत डेटा, जैसे अगर मैं कॉलेज के बारे में अगर बनाऊंगा उसका एनालिसिस अगर करूंगा तो इस बार जो स्टूडेंट पास आउट हुए या जिन्होंने एडमिशन लिया ना उनके ऊपर एनालिसिस चलेगा। पहले जो पास आउट हो गए वो तो गए, उनके उनके डेटा में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली सेम वे जब अगर हम लोग ये वाले सॉफ्टवेयर्स के साथ भी अगर डील करते हैं ना, सो इन सच सॉफ्टवेयर्स आल्सो जो प्रीवियसली जो दिन गए वो गए, लेकिन उनको आज भी हम लोग आगे के क्या एक्शन हो सकते हैं उसके लिए इसको हम लोग रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको ये सारे डिटेल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, कभी हो रहा है। गेटिंग, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आ गया। अब इसके आगे अगर मुझे वापस अगर स्टार्ट में जाना है तो क्या, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फिर, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे वापस क्या करूँगा, आई अगेन क्लिक ऑन दिस ग्राफ, ठीक है यार। आई अगेन जस्ट रिफ्रेश दिस। सो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस यहाँ पे आपको वो नया ग्राफ जो है या जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो सेम इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये, है ना। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स जिस पे हम लोग फोकस कर रहे थे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, given a description on how to request service and when the
request shall be fulfilled, contributing to the definition of services and service package. Then accountability for a service and its associated cost, कौन रहेगा, ये सब आएगा. वैल्यू टू बिजनेस, नाम में से पता चल रहा है वैल्यू टू बिजनेस. सर्विस कैटलॉग मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू आईटी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिजनेस, like centralized management of requests to all products and services offered by IT or other departments. That's first thing. SCM maintain consistency in all IT services that can be viewed and provides accurate details on new or changed services. सो आपको ये देखना है कि आप जब अगर कोई न्यू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वैल्यू टू बिजनेस, हम लोगों ने वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो आइडेंटिफाई किया था, एसपीएम का मैंने सिखाया था आपको. कोई एक न्यू फीचर या फंक्शन अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो हम लोग के बिजनेस के हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस कितना है, या वो हम लोगों के बिजनेस में कस्टमर को कितना ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना. ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बोले थे. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वो सेम पॉइंट्स है कि अगर हम लोग भी अगर ऐसा कोई पैटर्न्स या ऐसा कोई चीज़ें अगर ऐड कर रहे हैं तो वो टाइम पे हाउ मच बेनिफिशियल it is for our own systems. This process ensures a common understanding of IT service and improved relations between customer and service and helps in improving efficiency, effectiveness. वही सेम पॉइंट्स है. देखो अभी यहाँ पे नए पॉइंट्स नहीं है कोई जो मैं आपको अलग से बताऊँ. देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास क्या है, सॉफ्टवेयर कैटलॉग मैनेजमेंट है. कैटलॉग मतलब बिजनेस आइडियाज बताएंगे, पॉलिसीज क्या है वो हम लोग बताएंगे. सो उसके पॉलिसीज हेल्प इन अडॉप्टिंग कंसिस्टेंट अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटिंग एंड एडहरिंग टू प्रोसेसेस कंसिस्टेंटली. अब देखो मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताया वो एक दिन में नहीं बना है, वो धीरे 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 उसमें चेंजेस करते गए, अपडेशंस करते गए, तब जाके बना है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे सॉफ्टवेयर में भी आप एक साथ बड़े चेंजेस नहीं ला सकते. अगर ऐसा हो गया कि आज मैंने यूज किया, अभी ऑप्शंस जो है वो बहुत सिंपल है, मैं एक साल से कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ और अचानक आप एक दिन अपना पूरे डिजाइन जो है उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स ऐड करें और उसके हिसाब से वो डिजाइन या तो डिस्टर्ब हो रहे हैं या डिजाइन चेंज हो गए. सो आप देखो कि अब सालों से मैं कोई फंक्शंस कोई एक वे में यूज कर रहा था, सडनली आप क्या बता रहे हैं, आपने फंक्शंस या फीचर्स या उसका वे ऑफ बिहेवियर जो है वो चेंज कर दिया. तो वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके जो यूजर्स है वो सारे टेक्निकल यूजर्स ऑफ कोर्स नहीं है, गेटिंग वो सारे आईटी से बिलोंग करेंगे ऐसा नहीं है. देर आर मेनी पीपल जिनका आईटी से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं. और उसमें भी अगर हम लोग एक साथ अगर ज़्यादा बर्डन डालेंगे, एक साथ नए फंक्शंस अगर सारे हम लोग डाल देंगे एक साथ, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. एंड देन they won't respond to it, or they won't agree or accept that software also. So ये अगेन हम लोग का प्रॉब्लम है. पॉलिसी हेल्प्स इन अडॉप्टिंग अ कंसिस्टेंट अप्रोच. कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली धीरे 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 चीज़ों को, फंक्शन को ऐड करते जाओ, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते जाओ, एक साथ नहीं. नाउ एग्जांपल्स क्या है, अ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस एंड द लेवल ऑफ डिटेल्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सर्विस पोर्टफोलियो. It should document the responsibility of overall service portfolio and scope of each section. So वो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है. उसके बाद में है सर्विस पोर्टफोलियो पाइपलाइन. क्या होगा पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन मीन्स कंटेन्स अदर सर्विस विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन और इन द डेवलपमेंट स्टेज, इसको पाइपलाइन बोलेंगे. चार फंक्शन हम लोग को मिल गए, चार डेवलप होके आने वाले. कैटलॉग सर्विसेज कौन से रहेंगे, दैट आर द लाइफ एंड रेडी फॉर द डिप्लॉयमेंट, ये सारे कैटलॉग में आएंगे. रिटायर्ड सर्विस डीकमीशन कर दिया, मतलब वो सॉफ्टवेयर या वो फंक्शन अभी आपको काम के नहीं है, बहुत पुराने हो गए, जो बहुत रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं या वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे. या फिर जो कस्टमर को अभी अवेलेबल नहीं है या कस्टमर को रिक्वायर्ड ही नहीं है, उसको हम लोग हटा देंगे. ठीक है. सो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट जो है आपका एससीएम प्रोसेस एक्टिविटी. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो सबसे पहले. एनीवन एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे जो चीज़ है वो रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्विकली फिनिश कर रहे हैं. मैंने आपको ITSM का स्टार्टिंग से बहुत सारे पॉइंट्स बताया जो धीरे धीरे वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस आर द पॉइंट्स जो बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे पॉइंट्स हैं. तो उसमें अभी मैं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. आपको कुछ डाउट है तो बताओ, तो हम लोग वो पॉइंट्स वापस डिस्कस कर सकते हैं.
Yes, anyone, any doubts? No doubts? पक्का? नो सर। ओके, ठीक है। सो अभी आज मैं नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। ये जो टॉपिक हम लोगों ने देखे उसके आगे पेज नंबर 12 से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो लेट मी नो, मैं यहाँ पे हूँ। ओके।